हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। छत्तीसगढ़ का जो पर्यवेक्षक की खुली सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी वो लेके आई हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद। वो उसमें हम पढ़ेंगे जो परिसीमित भर्ती आई है पर्यवेक्षक की। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन हैं। तो सारे लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपने अंदर आत्मसात कर लीजिएगा। आत्मसात मतलब तुरंत की तुरंत याद कर लीजिएगा कि कभी भूलो नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार बाल अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन से राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। किशोर न्याय अधिनियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। किशोर न्याय अधिनियम में बताया है कि जो बालक न्यायालय होता है, बालक न्यायालय क्या होता है कि कभी कोई अगर 18 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक होता है और वो अपराध कर देता है तो उसको हम डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जा सकते, उनके लिए बाल न्यायालय बनाया जाता है। तो ये जो बालक न्यायालय बनाया जाता है, ये सेशन न्यायालय को ही बाल न्यायालय बनाया जाता है, जिसमें एक जज होता है और एक बच्चे से पर्टिकुलर बात की जाती है। उससे कोई पुलिस की वर्दी में बात नहीं करता है, ऐसा माहौल कोर्ट जैसा भी नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से एक बालक न्यायालय बनाया जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि किसके सहमति से ये बनाया जाता है, कौन ये बोलता है। राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के उद्देश्य से, ताकि त्वरित विचारण हो पाए कि बालक ने सच में अपराध किया है या नहीं। यदि अपराध किया है तो उसको पर्यवेक्षण गृह में, संप्रेक्षण गृह में पहुंचाया जाता है ताकि उसकी उन आदतों को सुधारा जा सके। और अगर नहीं करता है तो उसको फिर माँ बाप के अंडर में ही छोड़ा जाता है कि आगे से ऐसे गलत गतिविधियों में ना पड़े, है ना। तो राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी से न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा। कौन कर सकेगा? तो ये उच्च न्यायालय करेगा। किसकी सहमति से? मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य में एक न्यायालय को, जो कि सेशन न्यायालय है, उसमें उसको बाल न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा। कौन कर सकेगा? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से राज्य सरकार। कौन कर सकेगा? राज्य सरकार कर सकेगा। और ये राज्य सरकार को किसकी सहमति की आवश्यकता होगी? राज्य सरकार को जो उस राज्य का जो उच्च न्यायालय वो होगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी सहमति से किसी भी सत्र न्यायालय को बालक न्यायालय बना सकते हैं। 2015 का अधिनियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2022 का संशोधन भी मैंने ग्रुप में करा दी। अगर आपने हमारा ऑनलाइन बैच लिया है, हम जीतेंगे बैच, या हमारा हार्ड कॉपी नोट्स मंगाया है, तो हमने कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन किशोर न्याय अधिनियम के करवाए हैं। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट अधिनियम है ना। मैंने अपने बच्चों को भी बोला है जो कि सुपरवाइज़र की तैयारी करने के लिए मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कि ये सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। या इसके कहीं ना कहीं आपको मिलते जुलते क्वेश्चन मिलते ही जाएंगे, तो याद रखिएगा। तो कौन बालक न्यायालय बना सकता है? राज्य सरकार। किसकी सहमति से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के बाद दहेज देगा या लेगा तो वह कितने कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 1.5 वर्ष से कम नहीं होगी। तो जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बोला है। मतलब दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम है, अगर वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था 1961 में, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या उसके बाद, जब भी 1961 में आया था, उसके बाद यदि दहेज लेता हुआ पाया जाता है या दहेज देता हुआ पाया जाता है तो उसको कारावास दिया जाएगा। इसको संसद में 1 जुलाई 1961 को पारित किया गया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को। कब किया गया था? 1 जुलाई 1961 को पारित किया गया था। इसका मकसद था दहेज देना या दहेज लेने पर रोक लगाना। और ये अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। और यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उसको कितने वर्ष तक की अधिकतम सज़ा हो सकती है? मतलब कम से कम कितनी सज़ा हो सकती है? तो इसकी भी 5 वर्ष से कम नहीं होगी, इतनी इसको सज़ा हो सकती है। तो ये याद रखिएगा।
इसके अलावा कम से कम ये भी बोलते हैं कि यदि किसी ने दहेज लिया नहीं है, केवल मांगा है, तो भी उसको सज़ा और जेल हो सकती है। ये इस जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसमें 1984 में संशोधन हुआ और 1986 में भी संशोधन हुआ। वर्तमान में ये भारत के सारे राज्यों पर लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का ही अंग बन गया है, इसलिए ये सारे भारत पे ही लागू है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 में दहेज लेना या दहेज मांगने पर जो अपराध बताया है वो गैर जमानती बताया है। मतलब उस अगर आप इस प्रकार का जमानत लोगे, मतलब इस प्रकार का अगर आप कृत्य करोगे, दहेज लोगे या दहेज दोगे, तो जो अपराध होगा वो कैसा होगा, गैर जमानती होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मानदंड पोषक तत्व ऊर्जा 6 माह से 6 मास तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है। मतलब जो आंगनबाड़ियों में पूरक पोषण आहार दिया जाता है, तो उसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो गंभीर कुपोषित हैं, उन्हें किस प्रकार का आहार दिया जाएगा, किस प्रकार का पैसे दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। तो देखो, यदि 6 माह से 6 वर्ष है और बच्चा गंभीर कुपोषित है, तो उसके लिए प्रतिदिन 12 रुपये दिए जाएंगे। तो 12 रुपये दिए इसमें ही दिख रहे हैं, है ना। तो प्रतिदिन पैसे कितने दिए जाएंगे गंभीर बच्चे के लिए, 12 रुपये पर डे दिए जाएंगे। इसके अलावा उन बच्चों को जो गंभीर कुपोषित हैं, उन बच्चों को प्रोटीन कितना दिया जाएगा, उन बच्चों को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। 12 रुपये दिए जाएंगे, वित्तीय प्रावधान 12 रुपये दिया जाएगा, प्रोटीन कितना दिया जाएगा, 20 से 25 ग्राम दिया जाएगा, और कैलोरी कितनी दी जाएगी, तो कैलोरी दी जाएगी 800 कैलोरी, 800 कैलोरी दी जाएगी। कैलोरी कितनी दी जाएगी, 800 कैलोरी दी जाएगी। पैसे कितने दिए जाएंगे, 12 रुपये। प्रोटीन कितना दिया जाएगा, 20 से 25 ग्राम, और कैलोरी कितनी दी जाएगी, 800 कैलोरी। इनमें से कौन सा दिख रहा है, ये पहला वाला इसका आंसर दिख रहा है। इसके अलावा यदि नॉर्मल, ये तो गंभीर कुपोषण की बात होगी, यदि नॉर्मल बच्चा है तो उसको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। वित्तीय प्रावधान 8 रुपये दिए जाएंगे। और ये वाला जो प्रावधान है, एक मिनट दूसरे कलर में बता देती हूँ, ये वाला जो प्रावधान है, ये वाला, ये सामान्य बच्चे के लिए है। ये जो सामान्य बच्चे के लिए है, जिसमें 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, कैलोरी 500 ग्राम और वित्तीय प्रावधान 8 रुपये होता है। जबकि गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए वित्तीय रुपये 12 रुपये दिए जाते हैं, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम दी जाती है और कैलोरी 800 कैलोरी दी जाती है। वहीं धात्री जो माताएं होती हैं, उनके लिए 9.5 रुपये वित्तीय प्रावधान पर डे का दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमारा जो बैच, हमारा जो सुपरवाइज़र का ग्रुप है ऑनलाइन, उसमें मैं इसको और डिटेल में पूरा करवा दूंगी कि 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितना है, 3 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को कितना है, बाकी रेडी टू ईट कितना है, ये सारे फैक्ट मैं उसमें आपको करवा दूंगी। आप लोग भी देख रहे होगे, तो ये फैक्ट जो भी बताए हैं वो भी लिख कर याद कर लीजिएगा। अगला है, जो रेडी टू फूड ईट होते हैं उसमें कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। देखो, गेहूँ घटक से मतलब रेडी टू ईट में तो बना हुआ मटेरियल दिया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें घटक कौन से नहीं होते। घटक का मतलब हो जाएगा कि जैसे कि कोई भी रेडी टू मकान वो सामान मिल रहा है, तो उस आंगन सामान में क्या क्या मिला होता है, सामान में क्या क्या दिया हुआ होता है। देखो, सोयाबीन की बर्फ़ी भी दी रहती है ना, और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे मटेरियल दिए जाते हैं, प्रोटीन, फॉलिक एसिड की चीज़ें दी जाती हैं। और जो रेडी टू ईट फूड तैयार किया जाता है, तो ऐसी मशीन से तैयार करना चाहिए जो कि जिसमें मानव के हाथों का बिल्कुल भी स्पर्श ना हो, पूरी चीज़ें मशीन से तैयार हो, ताकि संक्रमण बिल्कुल ना फैले। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। तो देखो, गेहूं का अभी घटक रहेगा, क्योंकि कुछ भी बिस्किट वगैरह, कुछ दलिया वगैरह बना के दिया जाए तो गेहूं भी रहेगा, सोयाबीन भी रहेगा, चना भी रहेगा, शक्कर भी रहेगा। सोयाबीन, चना, शक्कर तथा सोयाबीन का तेल, ये भी रहता है, गेहूँ, सोया। तो ये उपरोक्त सभी इसके घटक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो इसके घटक नहीं होंगे। बाकी जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम है, वहाँ पर इसमें बी और डी में कन्फ्यूज़न था, क्योंकि यहाँ पे शक्कर का ऐसा कहीं पर जो सोयाबीन और सोयाबीन का तेल अलग से दिया हुआ है, ऐसा नहीं मेंशन था। तो इसी कारण से इसका जो आंसर बताया गया है वो उन लोगों ने काट ही दिया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर उपरोक्त सभी
होगा। अगर हम इंग्रेडिएंट्स देखें जो कि आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, सोया की बर्फ़ी वगैरह दी जाती है, दलिया वगैरह दिया जाता है, उसमें तो ये सारे फैक्ट ही सही दिख रहे हैं। अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। देखो, मुख्यमंत्री जो कन्यादान विवाह योजना है, सबसे पहले वो आरंभ कब हुई थी, तो अप्रैल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना को आरंभ किया था। इसका उद्देश्य था जो गरीब महिलाएं होती हैं, गरीब परिवार होते हैं जो अपनी लड़कियों का विवाह नहीं कर सकते हैं, उनको उनको सहायता करना ये कन्यादान योजना का उद्देश्य था। इसके अंतर्गत वर्तमान में 55,000 की राशि दी जाती है, जिसमें से जो 49,000 जो होते हैं वो वर वधू को दिए जाते हैं, और 6,000 रुपये जो है वो पर कन्या के हिसाब से जो भी आयोजक होता है जो सामूहिक विवाह करता है उसको दिए जाते हैं। अभी इसमें पूछ रहे हैं इसके क्या उद्देश्य हैं। कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करना, ये पहला तो सही है। दूसरा है विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोकना, ये गलत है, क्योंकि विवाह के अवसर पर अगर फिजूल खर्चा योजना हो तो बहुत सारी जातियां करती हैं अपने अपनी जगहों पर, तो इसको तो वो नहीं रोक सकती सरकार। दूसरा नहीं होगा। तीसरा है सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल और आत्मसम्मान में वृद्धि करना, ये सही हो जाएगा। तीसरा है नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब देखो, भावी जीवन तो नवविवाहित को अपना खुद ही बनाना पड़ेगा, सरकार कब तक मदद करेगी, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी आरंभ कब हुई थी, अप्रैल 2006 में आरंभ हुई थी। इसके अंतर्गत 55,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया जनित रोग हैं। देखो, बात करें अगर डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। बात करें टिटनेस की, तो क्लस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये तो बैक्टीरिया वाला पहला ही आ रहा है। दूसरे की बात करें तो टिटनेस तो होता है, पोलियो नहीं होता, दूसरा नहीं होगा। तीसरे में पोलियो नहीं होता, डिप्थीरिया तो होता है, तो तीसरा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, और टिटनेस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिप्थीरिया और टिटनेस इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मुझे जब भी मैं पेपर मिला था तभी मुझे देख के ही लगा था कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत अच्छा ये राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान। देखो, पोषण अभियान जो हुआ था, आरंभ हुआ था, वो 8 मार्च 2018 को आरंभ हुआ था, और इसका मकसद था कुपोषण को ख़त्म करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करती हैं। महीने में सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाते हैं। रेडियो, टेलीविज़न आदि द्वारा भी इसको मतलब जागरूक किया जाता है। और ये जो आरंभ हुआ था, ये राजस्थान के झुंझुनू से आरंभ हुआ था पोषण अभियान। कहाँ से आरंभ हुआ था, झुंझुनू से आरंभ हुआ था। सक्षम 2.0 पोषण योजना में भी वर्तमान में इसको शामिल कर दिया है। अब इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, तो बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3%, गलत है। दूसरा है बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक, तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को 3% तक कम करना, ये सही है। कुपोषण को 2% कम करना है और एनीमिया को 3% कम करना है, ये लक्ष्य है, याद रखना। पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है, कुपोषण को कितना कम करना है, तो कुपोषण को करना है 2% तक कम, और महिलाओं में एनीमिया को कितना करना है, 3% तक कम। कुपोषण जो प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से इनसे हो जाता है, जबकि जो एनीमिया होता है वो आयरन की कमी से हो जाता है। 6 से 59 महीने के बच्चों में एनीमिया को कम करना भी इसका उद्देश्य है। 15 से 49 साल की महिलाओं और किशोरियों में भी एनीमिया को कम करना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कुपोषण किसको कम करना है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो इसके एक और उद्देश्य आया है इसमें, ठिगनापन जो होता है, बौनापन होता है, उससे भी बच्चों को बचाना, और ठिगनेपन में 6% कम करना, और प्रति वर्ष 2% कमी लाना, और 6 वर्ष तक के बच्चों को अल्प पोषण से बचाव और प्रति वर्ष 2% की कमी लाना, ये पोषण अभियान का उद्देश्य है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठिगनेपन से बचाव कितना कम करना है, 6% कम करना है, और प्रतिवर्ष 2% की दर से इसको कम करना है।
और एनीमिया के प्रसार में कुल 9% कम करना है और प्रति वर्ष 3% की कमी लाना है। ये पूरा पोषण अभियान का उद्देश्य है और ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब इससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा लो आपके एग्ज़ाम के लिए कि आपको पोषण अभियान बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आपने हमारा ऑनलाइन पैकेज लिया है तो मैं ये पोषण अभियान आपको अभी कल परसों में ही करवा दूँगी। बाकी जो भी और लेना चाहते हैं हमारा जो ऑनलाइन बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको ये सारे फैक्ट बहुत इजी वे में मैं आपको कवर करवाती जाऊँगी, तो आपको कहीं और से पढ़ने की और कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में कुपोषण को 2% और बालिकाओं और महिलाओं में एनीमिया को 3% तक कम करना। अगला है, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जा सकता है? पहला है, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम हो, बिल्कुल जोखिम भरा है। बच्चे का जो वजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बच्चे का जो वजन है वो 3 से 3.5 किलो होना चाहिए, तो 2 किलोग्राम से कम तो बहुत कम वजन का बच्चा हो जाए। दूसरा है, शिशु का वजन लगातार 3 माह से नहीं बढ़ रहा हो, तो ये भी जोखिम वाली बात है। अगला है, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है, तो ये भी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसके जो आंसर हैं वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में कुपोषण के प्रति, ये आप लोगों के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, वहीं वजन त्योहार मनाया जाता है, अपने यहाँ नहीं मनाया जाता है। अगला है, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में कितना आया है? कितने में 5 वर्ष तक के बच्चों का पूछ रहे हैं, तो भारत में तो 35.7% आया है। बात करें अगर हम 5 वर्ष तक के बच्चों का मध्य प्रदेश में कुपोषण प्रतिशत दर, ये तो हो गई भारत की और ये हो गई 36.7 छत्तीसगढ़ की। लेकिन हमारे यहाँ किसकी पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये जो आंकड़ा है वो 33% है। मध्य प्रदेश में कितना है? 33% है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में इसमें कामयाबी पाई है कुपोषण में। 2020-21 में ये आंकड़ा 33% हो गया है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 5 जो आया है उसके अनुसार दुबलेपन में मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है। कम वजन की श्रेणी में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठिगनेपन की श्रेणी में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आंकड़ा है। और पहले जो कुपोषित बच्चों का आंकड़ा था, टोटल जो आंकड़ा था ओवरऑल 12.1% था, लेकिन अब 4.3% रह गया है। मतलब टोटल कितनी प्रतिशत इसमें ग्रसित बच्चे हो चुके हैं? तो अब 37.7% छत्तीसगढ़ में, 33% मध्य प्रदेश में और भारत में 35.7% हो गए हैं। भारत में कितने हो गए हैं? तो भारत में 35.7% हो गए। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यहाँ पे ये क्या है? छत्तीसगढ़ की दर दी है। अपन को छत्तीसगढ़ की नहीं करना है, अपन को मध्य प्रदेश की करना है। तो मध्य प्रदेश का लगभग 35-36% है और भारत का कितना है? 35.7% है। ये है, सॉरी, मध्य प्रदेश का 33% है और भारत का है 35.7% और छत्तीसगढ़ का है 37.7%। ये पूरा 5 वर्ष तक के कुपोषित ग्रसित बच्चों का आंकड़ा है। तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उसमें कौन सा ग्रुप सही नहीं है? पढ़िए, इसमें बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप इसके लिए सही नहीं होगा। जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा होगा उनमें से कौन सा इसमें आंसर गलत हो जाएगा? उत्सुक है, जिज्ञासु है, कल्पनाशील, क्रियाशील। उत्सुक, जिज्ञासु, सहज, आत्मकेंद्रित। देखो आत्मकेंद्रित तो रहता है, सहज, आत्मकेंद्रित, एकाग्रहित और जिज्ञासु। देखो यहाँ पे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में इस आंसर को जो है टोटली मतलब हटा दिया है, रॉन्ग कर दिया है। तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा क्या होता है? उत्सुक रहता है, लेकिन उसमें ऐसे कोई कल्पनाशील जैसी प्रवृत्ति नहीं होती है। और लेकिन हाँ, उत्सुक रहता है, जिज्ञासु रहता है,
और सहज होता है, आत्म केंद्रित होता है। तो ये इसका आंसर जो है, थोड़ा थोड़ा सेकंड वाला इनका आंसर सूट हो रहा है। बाकी यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें इसमें तीसरे में भी हो रही हैं और पहले में भी हो रही हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को उपरोक्त सभी आंसर देना था, लेकिन यहाँ पे नहीं, अपन थोड़ा थोड़ा भी मैच कर पाएंगे। तो ये दूसरा आंसर इसका सही होगा, उत्सुक, जिज्ञासु, सहज और आत्म केंद्रित। नौनी सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ की, अपने यहाँ की नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है। एड्स तो इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा नहीं होती, जो वाहक होते हैं। टीबी भी नहीं होती है। जो मलेरिया होता है वो इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा होता है। कौन सा होता है इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा? तो इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा मलेरिया होता है। याद रखिएगा, मलेरिया जो है प्रोटोजोअन द्वारा होने वाली बीमारी है, और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये हो जाता है। और मलेरिया के लिए मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भी 1953 से चलाया जा रहा है। इंसेक्ट वेक्टर क्या होते हैं? इंसेक्ट वेक्टर को हम कीट वाहक भी बोलते हैं। कीट वाहक भी इंसेक्ट वेक्टर को बोला जाता है। ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी बीमारी को एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। इसमें मच्छर, टिकमाइट, पिस्सू, ये सारी या जितने भी वाहक होते हैं जो घरों में पानी इकट्ठा करने में वाली चीज़ों में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर ये हटा देते, वहाँ पर ये मोस्टली पाए जाते हैं। और ये परजीवी वायरल संक्रमण फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इसके कारण अंत में मृत्यु भी हो जाती है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसको हम PEM भी बोलते हैं, PEM होते हैं, है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोल रहे हैं होता है। इसमें बोल रहे हैं किस में ये सामान्यतः दिखाई देता है। तो ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को नॉर्मली हम मरासमस और क्वासिओरकर बोलते हैं, और ये अधिकांशतः बच्चों में दिखता है, शिशुओं में दिखता है। तो बच्चों और शिशुओं में ये दिखता है। तो याद रखना है। तो यह शिशु और बचपन कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण किस में दिखता है? शिशुओं और बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। मरासमस क्वासिओरकर होता है। क्वासिओरकर जो होता है उसमें एडिमा भी हो जाता है, जिससे बच्चे का फेस जो होता है वो मून फेस हो जाता है। और जो मरासमस होता है उसमें बहुत बच्चे क्या होता है, वो पानी वानी निकल जाता है, तो बच्चा एकदम बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, हड्डी हड्डी उसको दिखने लगती हैं। तो मरासमस में क्या हो जाता है, बच्चे का जो फेस होता है वो मंकी फेस हो जाता है। तो मरासमस में मंकी फेस हो जाता है और क्वासिओरकर में मून फेस हो जाता है। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और पेपर सॉल्व कराना, तो सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। जितना लाइक कमेंट होंगे उतना ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगी। तो सारे ये वाले जो पेपर्स हैं इनके वीडियोस बनाऊंगी, तो सारे लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। एक बार ही जाके देख लीजिए बस इंस्टाग्राम के। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके काम के एडवांस लेवल के प्रश्न हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ये आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। पहले जाइएगा, लगे तो ही फॉलो कीजिएगा। इसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स में मैं कर दूँगी। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की संख्याओं में सम्मिलित कीजिए। ये वाला आपके लिए क्वेश्चन नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, बट ये आपके लिए गौर करने वाला क्वेश्चन है कि आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी करने हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैं ये आंगनवाड़ी कितनी है, कहाँ पे कितनी है, ये सारे का मैं एक वीडियो बना के करा दूँगी। बाकी अगर आपने हमारा ऑनलाइन बैच लिया है तो मैं ऑनलाइन बैच में और डिटेल में आपको पूरा समझाकर वहाँ करवा दूँगी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से मतलब क्या है? शारीरिक पीड़ा हानि बिल्कुल है, जीवन या शारीरिक अंगों को खतरा ये भी है, प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा, जो घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम आया था वो कब आया?
घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम कब आया? सारे लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम कब आया है? सारे लोग कमेंट कीजिएगा। कब आया है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम? और इसमें ये सारे उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास जो परियोजना है वो 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 2 3, 1 3 4, 4 2 3 4 1 या 4 1 2। तो देखो सबसे पहले पहला देखते हैं। समेकित बाल विकास 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई, बिल्कुल सही है, जिसको हम ICDS भी बोलते हैं। दूसरा है, संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों के लिए होती हैं, ये भी सही है। संदर्भ सेवाएं मतलब जो एक्स्ट्रा सेवाएं जो रहती हैं, जो उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है उनके लिए होती हैं। तीसरा है, शाला पूर्व शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, ये भी सही है। अगला है, पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो 6 महीने से, जो बच्चा जो है वो 6 महीने से ऊपर हो गया है। 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को पूरक पोषण दिया जाता है। तो पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए नहीं है। बाकी ये तीनों के जो ऊपर के उत्तर हैं ये ICDS के बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, इसको लिख ही लो और याद ही कर लो। 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया था। मतलब कितने आंगनवाड़ी केंद्रों में इसको आरंभ किया था? तो इसको 33 विकास खंड एवं 33 विकास खंड और कितने 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों में आरंभ हुआ था। इसको याद ही कर लो। 33 विकास खंडों में और 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों में यह हुआ था। मध्य प्रदेश में करीब अभी वर्तमान में 90,000 समथिंग जो है आंगनवाड़ी हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए, जब ये आरंभ हुआ था तब ये 33 विकासखंड एवं 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों में आरंभ हुआ था। कितने में हुआ था? 33 विकासखंड एवं 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों में आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी आंगनवाड़ी हैं? देखो अभी 2018 तक का डाटा देखें तो लगभग 84,465 थी, लेकिन वर्तमान का जो डाटा आया है उसमें करीब 96 से 97,000 आंगनवाड़ियाँ हैं। और उसके अलावा मिनी आंगनवाड़ी की बात करें तो लगभग 13,000 मिनी आंगनवाड़ी के जो हैं मध्य प्रदेश में हैं। तो और जब अभी का वर्तमान का डाटा है, और जो ये आरंभ हुआ था पूरे भारत में 2 अक्टूबर 1975 को, तब 33 विकास खंड और 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों में आरंभ हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा महिला पर्यवेक्षक का बैच है, हम जीतेंगे बैच हम इसको बोलते हैं। ये 100% सिलेक्शन वाला बैच है आपका, इसमें 100% सिलेक्शन होगा। हम तैयारी ही ऐसी करवा रहे हैं। इसका चार्ज केवल, अगर आप ऑनलाइन पैकेज लेते हो तो ओनली चार्ज इसका 799 में आपको हज़ारों की संख्या में MCQ टेस्ट मिलते हैं। डेली अल्टरनेट टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट आपको मिलते हैं। साथ में आपको जो भी टेस्ट होता है उसकी PDF दी जाती है। पहले आपको PDF दी जाती है, उस PDF को तैयार करवाया जाता है। कठिन होता है तो ट्रिक द्वारा तैयार कराते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की तैयारी है वो 24/7 चलती है। हम हमेशा ही कुछ ना कुछ उसमें आप लोग को तैयारी के लिए भेजते ही रहते हैं। एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन है, एकदम स्मार्टली स्टडी है। जो क्वेश्चन आना है वही करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के अगर किसी स्टेट के पेपर हैं तो जैसे हम यहाँ सॉल्व करा रहे हैं उससे संबंधित मिलते जुलते सारे फैक्ट हम वहाँ भी कराते हैं, क्योंकि एक पेपर से एनालिसिस करके हम उससे संबंधित कितने और प्रश्न बन सकते हैं ये हम हमारे स्टूडेंट को कराते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं GK विद आकांक्षा का हम जीतेंगे बैच, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपने बहुत सारे कोर्स लिए होंगे, एक बार हमारा कोर्स लेके देखिए, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको डेली टेस्ट देने को मिलेगा। आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है।
हर टॉपिक को बारीकी से हम जितना डीपली पढ़ सकते हैं हम पढ़ा रहे हैं। छोटे से छोटा टॉपिक, बट पर्टिकुलर अगर एड्स की बात करें तो एड्स से भी हमने 70 क्वेश्चन निकाले हैं। पर्टिकुलर डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया से हमने 100 क्वेश्चन निकाले हैं। दस्त की अगर बात करें, दस्त आपके सिलेबस में लिखा तो कम से कम 100 क्वेश्चन हमने वहाँ से निकाले हैं। इसके अलावा बाल देखरेख संस्थाओं से हमने करीब 70 प्रश्न निकाले हैं। बाल श्रम नीतियों से करीब 50-60 क्वेश्चन निकाले हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक से मैक्सिमम कितना प्रश्न बन सकता है ये हम करवा रहे हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टॉपिक वाइज ई बुक के अलावा इसमें 1000 CDB के MCQ दिए जाएंगे, 1000 ICMR। इनके MCQ इसलिए कि MCQ पढ़ने में आसानी होती है और आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे बोल्ड लेटर में हमारी PDF रहती हैं, पढ़ने में बहुत ईजी होती हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, ट्रिक द्वारा हम टॉपिक को याद कराते हैं, ऑडियो लेक्चर्स होते हैं। कोई भी टॉपिक कठिन है तो हम खुद उसको जिस तरह से आपको अभी पढ़ा रहे हैं वीडियो में, ऐसा ही ग्रुप में ऑडियो द्वारा पढ़ाया जाता है। सरल तरीके से टॉपिक वाइज PDF दी जाती है। प्रबंधन भी पूरा टॉपिक वाइज वहाँ पे कवर हो चुका है और PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। फिर जिन लोगों को, जो लोग नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं, हम फिर से नए सिरे से दोबारा रिवीजन कराते हैं। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो फास्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सुपरवाइजर के 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक भी मिलेगा। हर विभाग की करीब 500 प्लस योजनाएं रहेंगी, जैसे महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जनजाति विभाग। 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। अधिनियम, धाराएं, ट्रिक द्वारा हमने अभी किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये सारे अधिनियम हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रिक द्वारा याद करवा दिए हैं। इनकी धाराएं याद करवा दी हैं, अध्याय याद करवा दिए हैं। फिर से हम इनका रिविज़न करेंगे। तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो हमारा कोर्स आज ही ज्वाइन कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मुझे व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करके बताना है कि मैम हमको आपका ऑनलाइन पैकेज लेना है 6260190944। यदि आप अगर हमारा हार्ड कॉपी पैकेज लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी पैकेज 1699 का है। उसमें आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। इसमें 3000 प्लस MCQ की एक बुकलेट मिलती है, 1000 वन लाइनर की मिलती है और 5 थ्योरी बुकलेट मिलती हैं। तो आप उसको ले सकते हैं। जो भी करना चाहता है ले सकता है, लेकिन जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी थी? 13.88 करोड़ थी, ये भी सही है। इस राज्य की जनसंख्या, देखो मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात आ जाएगी तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पे कितनी थी? 7 करोड़ लगभग, मतलब 7,26,26,809 थी। तो लगभग 7 करोड़, जो अपन इसको बोल सकते हैं 7.2 करोड़ जनसंख्या थी। बात करें अगर हम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात, कि हमारे मध्य प्रदेश में 6 वर्ष से कम आयु की या 6 साल तक के बच्चों की जो आबादी थी वो कितनी थी? लगभग 1 करोड़ थी। कितनी आबादी थी? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 1 करोड़ थी, जो कि कुल आबादी का 15.84% थी। ये वाला पूरा फैक्ट मैंने अपने अभी सुपरवाइज़र ग्रुप में भेज दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि आप लोगों को हमारे हम जीतेंगे बैच के साथ मिला है। तो वो सारा फैक्ट याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के 0 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनकी आबादी कितनी है? 15.84% थी कुल आबादी की टोटल। और जनसंख्या कितनी थी? करीब 1 करोड़ जनसंख्या थी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की। बाकी भारत की कितनी थी? 121 करोड़ थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो पोषक तत्व नहीं है? इनमें से पोषक तत्व किसको नहीं बोल सकते हैं कि ये पोषक तत्व नहीं है? विटामिन बिल्कुल पोषक तत्व है, पोषण प्रदान करता है। खनिज पदार्थ भी पोषण प्रदान करते हैं, वसा भी पोषण प्रदान करता है। लेकिन जो रेशा है, फाइबर है, ये पोषण प्रदान करने की अपेक्षा ये हमारे शरीर को पचाने का काम करता है। हमें मतलब हमारे एकदम से एनर्जी फुल रखता है और जो हम खाते हैं उसको उपापचय दर को अच्छा करता है। इसलिए फिरेसे जो होते हैं हमारे शरीर में ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए हमको फाइबर ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन नहीं है? तो फाइबर नहीं है, बाकी सारे हैं। वसा सबसे ज़्यादा किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है, ये एक और जो फाइबर होता है
ये पौधों के खाद्य पदार्थों का हिस्सा होता है। इसको शरीर पचा या अवशोषित नहीं करता। ये आंत में बैक्टीरिया द्वारा टूटता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। आहार का ये महत्वपूर्ण तत्व है। फाइबर से ही पेट और आंत की सफाई होती है। पेट और आंत की जो सफाई होती है ना, वो फाइबर द्वारा ही होती है। किससे होती है? फाइबर द्वारा ही होती है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जो आप कर ना पाओ। देखो, घनों की संख्या इसमें निकालना है। इस प्रकार के कोई कौन सा अंक जो होगा 4 के विपरीत फलक होगा। फलक वाले क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। फलक वाला क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। अगर हम देखें, अगर इस साइड से देखते हैं इससे, तो देखो जैसे 3 है, 3 2 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 6 5। अब ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है इसमें कि जो कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो जो 4 के विपरीत हो सकता है, कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा। तो वो चौथा अंक आएगा जो यहाँ के इधर होगा। तो उसके विपरीत फलक में कौन सा होगा? 3 होगा। जो चौथा अंक जो होगा इनके पीछे आएगा। इसका दिखने जैसे इसके पीछे होगा चौथा अंक और इसके पीछे होगा चौथा अंक, तो 3 के ही पीछे होगा चौथा अंक, क्योंकि ये 1 2 3 और फिर ये 4 जो आएगा वो ये पीछे ही आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 और ये इसके पीछे आ जाएगा। तो ये 4 जो होगा 30 के पीछे होगा, वो 3 के पीछे ही होगा। ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली थी? दक्षिण अफ्रीका में। ओमिक्रॉन जो था उसको सबसे पहले पाए जाने की जानकारी मिली थी, वो कहाँ पे मिली थी? तो वो दक्षिण अफ्रीका में मिली थी। कहाँ पे मिली थी? एक ओमिक्रॉन क्या है? तो कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन है कोरोना वायरस का ही एक नया रूप है ओमिक्रॉन। और इसको 2021 में इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी WHO को। WHO को इसकी जानकारी कब प्राप्त हुई थी? 2021 को हुई थी। और इसको जो सबसे पहले सूचना दक्षिण अफ्रीका को मिली थी। और ये क्या है? 2021 में पाया गया एक कोरोना वायरस का एक मतलब एक नया वेरिएंट है। कोरोना वायरस ने वैसे भी तबाही मचा दी थी। अगला है, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का प्रतिवेदन 2021 में किसने जारी किया है? तो जो बहुआयामी सूचकांक है वो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? बहुआयामी जो सूचकांक है वो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था और यही नीति आयोग बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करता है। गरीबी की बात करते हैं और तो जो हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें जो SDG 1 है उसमें गरीबी की बात की गई है। और जो गरीबी का जो रैंक मिली है हमारे मध्य प्रदेश को भारत में, वो 19वीं रैंक मिली है। गरीबी में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 19वीं रैंक भारत में मध्य प्रदेश को मिली है। और बहुआयामी निर्धनता का सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। सतत विकास लक्ष्य भी नीति आयोग जारी करता है। ये GK के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। जो भाग 1 था वही आपके काम का था। इसके अलावा ये जो अपन अभी पेपर कर रहे थे खुली भर्ती का, छत्तीसगढ़ में खुली भर्ती का है। एक उसमें आएगा परिसीमित भर्ती का। ये खुली मतलब जो उन लोगों के लिए खुली थी, कार्यकर्ताओं के लिए। एक जो स्पेशल एक और परीक्षा होती है उसका जो वीडियो है मैं नेक्स्ट दिन लेके आऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।